पापा हमेशा कहते, रमा मेरी बेटी ही नहीं बेटा भी है। इसका आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और अब जब पापा की असली तस्वीर उसके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाई, क्या वह सब इस पाप की कमाई से है? मैं पंकज को लेकर 26 जनवरी की रात शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हो रही हूँ। दोपहर तक भोपाल पहुँच जाऊँगी। फ़ोन पर रमा की आवाज़ सुनकर सुमित समझ गया था कि रमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। अगर अकेले आने में परेशानी हो तो मैं तुम्हें लेने दिल्ली आऊँ? सुमित का स्वर भी भींगा हुआ था। घर छोड़कर मैं गई थी, वापस भी मैं ही आऊँगी। बोलते बोलते आखिरकार रमा रो ही पड़ी। फ़ोन रखते ही सुमित ने नौकरों से कहा, भाई परसों तुम्हारी मेम साहब आने वाली हैं। घर बहुत ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। सारा सामान सहेज कर रख दो, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी सामत आ जाएगी। उत्साहपूर्वक नौकरों को समझाते समझाते सुमित मुस्कुरा दिया। पिछले 5 महीनों से वह निरुत्साहित होकर कि जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी वापस आ रही है, इस खबर से सुमित खुश तो था, पर उसे हैरत भी हो रही थी। जिस तरह रमा नाराज़ होकर मायके चली गई थी, सुमित को आशा ही नहीं थी कि वह स्वेच्छापूर्वक घर लौटेगी। उसके शब्द अभी भी सुमित के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में पापा का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। पापा के बाद नर्सिंग होम हम दोनों को ही चलाना है। पापा के सपनों को साकार करना है। उनका बेटा नहीं तो क्या हुआ? तुम उनके बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तुम तो बस अपनी सरकारी नौकरी से ही चिपके रहना चाहते हो। रमा झुलझुला गई थी। मैं तुम्हारे पापा को अपने पिता समान ही आदर देता हूँ। उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार भी हूँ, पर डिग्री लेते समय मैंने शपथ ली थी कि आम आदमी का इलाज करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य होगा। बाबूजी माँ की कैंसर की बीमारी का इलाज इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्याएं थी। दफ्तर में बाबू थे वे। पैसों की कमी के कारण वे माँ को बचा न सके। उन्होंने घोर यात्राएं भोगी। वाजिफ़ों की बदौलत मैं पढ़ सका। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर जो लूट खसौट होती है उसमें मैं शामिल हूँ। सुमित ने अपना निर्णय नहीं बदला था। अफसोस की बात है सुमित जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर अभी तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया। सेवा भावना आश्चर्य है कि एक मैच्योर आदमी खोखले आदर्शों में विश्वास रखता है। सुमित के ससुर देवेंद्र खन्ना दामाद के निर्णय से निराश हो गए थे। दिल्ली के पास इलाके में जब उन्होंने खन्ना नर्सिंग होम की नींव डाली तो सोच लिया था कि न केवल बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे बल्कि उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही करेंगे। उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके बाद बेटी दामाद नर्सिंग होम चलाएंगे। जब रमा ने MBBS के अंतिम वर्ष के दौरान अपने से सीनियर सुमित से शादी करने की इच्छा व्यक्त की तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा उनका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन सुमित ससुर जी की सोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन सुमित के आदर्श अक्सर रमा को झुलझुला देते और फिर एक दिन उसने अपना फैसला सुनाया, यदि तुम पापा के साथ सहयोग नहीं करना चाहो तो मत करो।
मैं खुद पापा के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूंगी। बेटे पंकज को लेकर रमा जो दिल्ली गई तो फिर नहीं लौटी। सुमित ने कई खत भेजे पर नाराज रमा ने किसी भी खत का जवाब नहीं दिया। इसलिए जब रमा ने फ़ोन पर सुमित को अपनी घर वापसी का शुभ समाचार दिया तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। तो यह था कि पिछले 5 महीनों में पापा के साथ उनके नर्सिंग होम में काम करके जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उससे उसका हृदय कांप गया था। वह सोचती, काश मैंने खुद डॉक्टर की डिग्री प्राप्त ना की होती। अब वह कभी नहीं कह पाएगी कि उसने पापा अपने नर्सिंग होम में मरीज का इलाज करते हैं। वो तो इलाज के नाम पर केवल धंधा करते हैं। भले ही सरकारी डॉक्टर के रूप में उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर वह इलाज के रूप में धंधा तो नहीं करता। उसके पिता ने नर्सिंग होम के प्रथम तल्ला पर महिला रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया था। ये है लेडी डॉक्टर नीलिमा शुक्ला। बेटी, इसके साथ रहकर काम करो। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गई कि महिलाओं की चिकित्सा के नाम से बोर्ड पर टंगी यह तख्ती सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल इसकी आड़ में भ्रूण परीक्षण का धंधा हो रहा है। उस दिन लेडी डॉक्टर ने एक महिला का 5 महीने का गर्भ गिरा दिया था। उसके पति नहीं चाहते थे कि लड़की का जन्म हो। दीदी, आपने उसका 5 महीने का गर्भ गिरा दिया। यदि उसे कुछ हो जाता तो? 5 महीने का गर्भ गिरवाने से उस महिला की जान भी जा सकती थी। पूछते हुए उसके होठ कांप गए थे। गर्भपात महिला की सहमति से हुआ है। सहमति पत्र पर महिला ने हस्ताक्षर किए हैं। हम सुरक्षित स्थिति में हैं। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा दी। दीदी, कोई औरत नासमझ हो सकती है, पर डॉक्टर तो समझना चाहिए कि गर्भपात से उसकी ज़िंदगी को कोई खतरा तो नहीं। रमा ने हैरत से पूछा, मैडम, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आपके पापा भी, मैं भी। और अब तुम्हें भी प्रोफेशनल बनना होगा। लेडी डॉक्टर खिलखिला दी थी। रमा को उनकी हंसी अजीब सी लगी थी। वो सोच रही थी कि क्या प्रोफेशनल का मतलब हार्टलेस हो जाना है। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ कई कुंवारी लड़कियों का गर्भपात होता और पापा को 1000 रुपये मिलते। उस पर तो ये कि गर्भपात लड़की की सहमति से होता है। लेकिन रमा को ये दलील बड़ी अजीब लगती। अवस्था की दहलीज पर खड़ी है कच्ची उम्र की ये किशोरियाँ क्या सहमति का अर्थ समझती हैं? वे तो बस मौत के दरवाजे पर अपने हस्ताक्षर कर देती हैं। पापा हमेशा कहते, रमा मेरी बेटी ही नहीं, बेटा भी है। इसका आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और जब पापा की असली तस्वीर उसके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाई, क्या वह सब इस पाप की कमाई से है? उस दिन एक औरत पापा के पास आई थी अपने घायल पति को लेकर। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेंगे। आप 5,000 रुपये अभी जमा करवा दीजिए। पापा ने कहा, आप मेरे पति को दाखिल करके उनका ऑपरेशन कर दीजिए। मैं कल दफ्तर से लोन लेकर पैसों की व्यवस्था कर दूंगी। वह गिड़गिड़ाई थी, रुपए आपको अभी जमा करवाने होंगे। पापा की आवाज़ में बेरुखी थी और वह निराश औरत अपना मंगलसूत्र
गिरवी रखकर पैसे लाई थी। उसने पापा को हमेशा अपना माना, लेकिन जब पापा की पैसा पाने की ऐसी हवस देखी तो उसके हृदय को चोट पहुंची। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।